यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल एनबी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे अगले वीडियो की अपडेट चाहिए तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार बच्चों, आज हम आपको भारत के महान सम्राट अशोक के धम्म के बारे में बताएंगे। बच्चों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आइए बच्चों, आरंभ करते हैं महान सम्राट अशोक की धम्म यात्रा। अशोक की धम्म यात्रा जानने से पूर्व हमें यह भी जानना होगा कि इसके स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसके स्रोत हमें प्राप्त होते हैं सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख, जिन्हें हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। बच्चों, अशोक को ये लेख लिखवाने की प्रेरणा मिली ईरान के शासक डेरियस से, जिन्हें हम दारा के नाम से भी जानते हैं। तो इन स्रोतों के माध्यम से हम अशोक की धम्म यात्रा के बारे में जानेंगे। बच्चों, अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए आचारों की संहिता प्रस्तुत की, जिसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थी। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया, जिसकी आज भी हमारे समाज को आवश्यकता है। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभलेख में दी गई है, जिसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। अर्थात आज के समाज में मनुष्य को इस प्रकार से जीवन यापन करते हुए अपने आध्यात्मिक और आत्मिक शुद्धि पर कार्य करना चाहिए। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना और अपने गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, शर्मणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्तें रही थी। अर्थात आप कह सकते हो कि जो आज एक मनुष्य में नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए, उन सब के लिए अशोक ने उस जमाने में ही सोच रखा था। अगर आज के मनुष्य में ये सारे गुण हो तो शायद हमारी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के युद्ध आदि का संकट ही न रहे। अशोक के तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है, यानी एक मनुष्य को अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए और अत्यधिक व्यय भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों, अशोक के भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। यह भाब्रू शिलालेख पाली भाषा में लिखा गया है, जो विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान में पाया गया था। वर्तमान में यह शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में स्थित है। इसी प्रकार बच्चों, अशोक ने सांची व सारनाथ के लघु स्तंभलेख में कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। अर्थात ऐसे लोग जो धर्म के नाम पे धर्म को कलंकित करें, उन लोगों को संघ से हटा दिया जाए, ऐसी उसने व्यवस्था की थी। अशोक के प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए, क्योंकि अशोक के शासनकाल से पूर्व पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन जब अशोक ने शस्त्र त्याग कर दिए और अहिंसात्मक रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया, तब उसने पशुओं के वध करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अशोक की धम्म यात्रा।
अशोक ने बच्चों अपनी इस धम्म यात्रा के तहत जो उसके बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म स्थल थे उनकी यात्राएं भी की। अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की यात्रा की और ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान दिया। यहाँ उसने दान देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। इसी प्रकार अशोक ने अनुसंधान नामक एक व्यवस्था की। इस अनुसंधान के अंतर्गत उसने अपने राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों आदि को हर 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा था, जिसे लेखों में उसने अनुसंधान का नाम दिया है। ये कर्मचारी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया करते थे। इसी तरह अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति बच्चों उसने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। आपको याद होगा 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था और धम्म महामात्रों की नियुक्ति उसने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की। धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने का उद्देश्य यही था कि जनता में अशोक के द्वारा निर्धारित किए गए धम्म का प्रचार प्रसार करना। इस प्रकार बच्चों सम्राट अशोक ने अपने कार्यों के द्वारा और अपने सिद्धांतों को अपने अभिलेखों के माध्यम से और अपने प्रशासनिक अधिकारियों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया। लेकिन उसका ये धर्म किसी भी प्रकार की कट्टरता से संबंधित नहीं था, बल्कि उसने बौद्ध धर्म को ही कुछ परिष्कृत करके उसे नैतिक धर्म का रूप दिया। इस प्रकार सम्राट अशोक के अभिलेखों से हमें उसकी धम्म नीति का ज्ञान होता है, जिसका मुख्य सिद्धांत अहिंसा था। साथ ही यह नैतिक नियमों का संग्रह था। वह चाहता था कि उसके राज्य क्षेत्र का हर नागरिक नैतिकता के गुणों से परिपूर्ण हो और वे स्वयं का कल्याण भी करें और दूसरों का भी कल्याण करें और एक आदर्श राजा के आदर्श राज्य के आदर्श नागरिक बने। इस प्रकार हम अशोक की धम्म यात्रा के बारे में जानते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के नैतिक उन्नति का विकास करना था। बच्चों, आपको अगर मेरे इस वीडियो से किसी भी प्रकार की सहायता हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार बच्चों, आज हम आपको भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था व उनके समाज से अवगत करवाएंगे। बच्चों, आज हम मौर्य प्रशासन के बारे में जानेंगे। मौर्य प्रशासन जो भारत का प्रथम साम्राज्यवादी युग का एक प्रमुख प्रशासन रहा था, जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। मौर्य प्रशासन के प्रमुख शासक जिनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अंतिम सम्राट बृहद्रथ। इस प्रकार इस मौर्य प्रशासन ने किस तरह से अपने शासन को चलाया और उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में ही हम इसमें जानेंगे। मौर्य काल में भारत ने बच्चों पहली बार केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था स्थापित की गई और सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। अर्थात बच्चों, सारी शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता था वो राजा में ही होता था, लेकिन सारी शक्तियां होने के बावजूद भी राजा निरंकुश नहीं होता था। निरंकुश शब्द का अर्थ है बच्चों जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, लेकिन ये सारे अधिकार होते हुए भी राजा कर्तव्य पालन और प्रजा पालक के रूप में जाने जाते थे। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी थे और बिंदुसार के काल में भी इनका अस्तित्व था। इन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। अर्थात एक साम्राज्य के लिए राजा का होना आवश्यक है और राजा को सलाह देने के लिए अमात्य होना आवश्यक है। और राजा का साम्राज्य जो केंद्रीकृत होता था, लेकिन उसे
विभिन्न जनपदों में विभाजित किया गया था और मौर्य प्रशासन विशेष रूप से 5 जनपदों में विभाजित था। दुर्ग, दुर्ग जिसे हम किले के रूप में भी जानते हैं, ये किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक हुआ करते थे। कोष, धन, जैसे आज हम देखते हैं कि सरकार चलाने के लिए बजट पास होता है, ये सब चीज़ें पारित की जाती हैं, वैसे ही उस दौरान भी राजा को प्रशासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, इसलिए उसके कोष भरे हुए या आप कह सकते हैं धन धान्य से परिपूर्ण होने चाहिए। सेना, किसी भी राजा को अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक अच्छी सेना रखनी चाहिए और मौर्य प्रशासन के पास ये सेना भरपूर मात्रा में थी। मित्र, आप अपना विकास करना चाहते हैं, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपके संबंध आपके पड़ोसियों से भी अच्छे होने चाहिए और ये एक आप कह सकते हो महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार ये 7 चीज़ें कौटिल्य के द्वारा बताई गई। आगे देखते हैं हम। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। ये मुख्यमंत्री व पुरोहित उच्च कोटि के होने चाहिए थे, चरित्रवान, सिद्धांतवाद, लेकिन इन सब को जानने के लिए इनकी विभिन्न परीक्षाएं ली जाती थी, जो प्रत्यक्ष भी होती थी और अप्रत्यक्ष भी होती थी। इस परीक्षा की क्रिया को बच्चों उपधा परीक्षण कहा जाता था और ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य होते थे, जैसे कि आज हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री हुआ करते हैं। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रिण भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। ऐसी ही व्यवस्था आप जानेंगे कि आज वर्तमान में हमारे देश में भी है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। जैसे कि आज के समय हमारी मंत्री परिषद 3 भागों में है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री। इसी प्रकार मौर्य प्रशासन में भी मंत्री विभिन्न स्तरों पर अपने पद को ग्रहण किए हुए होते थे। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें तीर्थ कहा गया है और तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। मंत्री अर्थात राज्य का विशेष अधिकारी, पुरोहित जो राजा को सलाह आदि दिया करता था। फिर आता है सेनापति जो सेना का संचालन करता होता था, या आप कह सकते हैं पूरी सेना इसके नियंत्रण में हुआ करती थी। युवराज यानी राजा का उत्तराधिकारी जो युवराज होता था, विशेष रूप से ये जनपदों के शासक बनाए जाते थे। जैसे आपको विदित होगा कि सम्राट अशोक राजा बनने से पूर्व अवंती के युवराज थे। समाहर्ता, समाहर्ता का कार्य होता था राजस्व एकत्र करना, जो आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट भी तैयार करता था। इसे हम आज के रूप में वित्त मंत्री कह सकते हैं। और याद करने की दृष्टि से आप ये भी देख सकते हैं कि वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो जो कार्य आज वो कर रही हैं वही कार्य उस दौरान समाहर्ता का होता था। सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष का कार्य किया करता था, इस सन्निधाता का मुख्य कार्य कोषाधिकरण का होता था। इसके साथ ही यह साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाने का कार्य भी किया करता था। कोष गृह जहाँ धन का संचय किया जाता था, अन्नागार जहाँ अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। इसके अलावा अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जिनमें प्रमुख है कोषाध्यक्ष जो कोष का अध्यक्ष हुआ करता था। सीताध्यक्ष यह राजकीय भूमि से जुड़ा हुआ अधिकारी होता था। इसे याद करने का आसान तरीका है बच्चों कि माँ सीता का जन्म भूमि से हुआ था, तो यह विभाग सीताध्यक्ष भूमि से जुड़ा हुआ था। पान्याध्यक्ष जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित था। सूत्राध्यक्ष यह कताई बुनाई से संबंधित विभाग था। लूनाध्यक्ष जिसे सूनाध्यक्ष भी कहा जाता था, यह बूचड़खाने से संबंधित विभाग था, जिसका अध्यक्ष लूनाध्यक्ष होता था। इसी प्रकार विविताध्यक्ष जिसका संबंध चरागाह से था।
लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा जारी करने का कार्य करता था। इसी प्रकार मुद्राध्यक्ष बच्चों, जैसे आज हम बाहर यानी भारत से बाहर जाने के लिए हमें पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें पासपोर्ट कार्यालय में अपना पंजीकरण आदि करवाना पड़ता है और फिर वो हमें पासपोर्ट जारी करते हैं। वही कार्य उस दौरान मुद्राध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। पोतवाध्यक्ष, पोत यानी जहाज़ों से संबंधित अधिकारी। बंधनागाराध्यक्ष यानी जो बंदी होते थे उनसे संबंधित विभाग। आठविक, यह वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अलावा भी और भी कई विभाग थे, जैसे दंडपाल जो सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी होता था। अंत्यपाल, यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक करता था। नागरक जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। दोवारिक, यह राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो अतिरिक्त जानकारी दी है, यह आपके पाठ्य पुस्तक में उल्लेख नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मैंने इनका जिक्र किया है। कालीन प्रशासन में अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। इन्हें हम मानचित्र के द्वारा अधिक अच्छे से समझेंगे, जिसे आप देखेंगे कि किस प्रकार मगध का विशाल साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था और इन्हें इनकी राजधानियों के द्वारा हम जानेंगे। नंबर 1 उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। नंबर 2 अवंती राष्ट्र, राजधानी उज्जैनी। नंबर 3 कलिंग, राजधानी तोशली। नंबर 4 दक्षिणापथ, राजधानी स्वर्णगिरी। नंबर 5 मध्य देश, राजधानी पाटलिपुत्र। ये 5 प्रांत जिनमें जो शासक होते थे वो विशेष रूप से राजवंश से संबंधित होते थे, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र के नाम से जाना जाता था। इन प्रांतों को बच्चों विषयों में विभाजित किया गया था और ये जो विषय होते थे विषयपतियों के अधीन होते थे। इन विषयपतियों को आहार के नाम से भी जाना जाता था। विषयपतियों को विभिन्न जिलों में, या आप कह सकते हो विषयपतियों के अंतर्गत जो विषय होते थे इन्हें विभिन्न जिलों में विभाजित किया गया था और जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे स्थानिक कहा जाता था। इसे आज के संदर्भ में हम कहेंगे जिला कलेक्टर। तो ये स्थानिक जिले का कार्यभार संभाला करता था। फिर बात आती है जो समाहर्ता होता था, वो इन सब का ख्याल रखा करता था या इन सब की निगरानी रखा करता था। ये समाहर्ता वही था जो राजस्व एकत्र करता था, आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट भी तैयार किया करता था। फिर बच्चों बात आती है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। इस छोटी इकाई का जो मुखिया होता था वो गोप कहलाता था और ये गोप 10 गांवों का शासन संभाला करता था। और इसमें भी जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम प्रशासन होता था, जिसका अध्यक्ष ग्रामीणी कहलाता था। अर्थशास्त्र में ग्राम वर्ध परिषद का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये विभिन्न अधिकारी जैसे कि स्थानिक, गोप व ग्राम अधिकारी ये ग्रामीण प्रशासन संभाला करते थे और इनके कार्यों में प्रशासन के द्वारा या राजकीय प्रशासन के द्वारा अधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। जिस प्रकार आज हमारे यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन जिसके अंतर्गत ग्राम प्रशासन और नगरीय प्रशासन आता है, वैसे ही मौर्यकालीन प्रशासन भी इसी तरह से विभाजित रहा था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में हम जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था, जिसके अंतर्गत आने वाली समितियां हैं। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। उद्योग यानी जो भी लघु कुटीर उद्योग थे उनका प्रबंधन ये प्रथम समिति देखा करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, यानी जो विदेशी मेहमान आते थे उनसे संबंधित कार्यों को इसके द्वारा किया जाता था। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखने का कार्य किया करता था। जैसे आज के संदर्भ में हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे यहाँ जनगणना भी होती है और
जन्म और मरण के मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ये व्यवस्था मौर्य काल में भी उपलब्ध थी। चतुर्थ समिति जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कार्यों को देखा करती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण आदि कार्य किया करती थी, अर्थात उस वस्तु के ऊपर सरकार के द्वारा अधिक टैक्स न लगाया जाए या फिर व्यापारियों के द्वारा अधिक कीमत न ली जाए और आम जनता का शोषण न हो। छठी समिति यह विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलने का कार्य करवाया करती थी। इस प्रकार प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे जो अपने कार्य को भली भांति किया करते थे। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठ व्यवस्था थी। सेना के ध्यान रखने के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया था। इस विभाग में 6 समितियां थी और ये 6 समितियां विभिन्न कार्यों को देखा करती थी। हर समिति में बच्चों 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख किया करती थी। ये 5 विभाग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। और आप सभी जानते हैं पैदल सेना, अश्वारोही सेना, हाथी सेना और रथ सेना और नौसेना जो जल सेना के रूप में जानी जाती थी। जैसे आज हमारी सेना 3 भागों में विभाजित है, जल, थल और नभ, वैसे ही ये मौर्य प्रशासन की सेना 5 विभागों में विभाजित थी। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी को अंतःपाल कहा जाता था, जो सेना के हर क्षेत्र में देखरेख का कार्य किया करता था। सीमांत क्षेत्र यानी पड़ोसी राज्यों से संबंधित क्षेत्रों का व्यवस्थापक अंतःपाल होता था। और मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी व 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। और उसकी जो नौसेना थी वो भी बहुत अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, ऐसा मेगास्थनीज के विवरण से हमें ज्ञात होता है। और सेना का प्रधान सेनापति होता था। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सेना में भी अलग अलग प्रधान हैं, लेकिन अंतिम शक्ति हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास होती है, वैसे ही सेना की प्रमुख शक्ति राजा के पास केंद्रित हुआ करती थी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था अत्यधिक श्रेष्ठ व्यवस्था थी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट हुआ करता था, जिस प्रकार हमारे यहाँ राष्ट्रपति हुआ करता है। निचले स्तर पर बच्चों ग्राम न्यायालय होते थे, जिसमें ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर ये निर्णय दिए जाते थे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों का हस्तक्षेप नाम मात्र का होता था, या कहें तो बिल्कुल भी नहीं होता था। ग्राम स्तर से ऊपर के जो न्यायालय होते थे उन्हें संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय के रूप में जाना जाता था। सबसे ऊपर जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, वैसे ही पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। जैसे हमारे यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है, वैसे ही उस समय मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित हुआ करता था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे, जिनका उल्लेख इस तरह से है। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था ग्राम और राजा के स्तर के पश्चात भी 2 भागों में विभाजित थी। जैसे हमारे यहाँ दीवानी व फौजदारी मामलों के न्यायालय होते हैं, वैसे ही उस दौरान भी 2 प्रकार के न्यायालय थे, जिन्हें धर्मस्थयी व कंटक शोधन के नाम से जाना जाता है। धर्मस्थयी न्यायालयों में जो निर्णय का कार्य होता था वह धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्यों के द्वारा किया जाता था। धर्मास्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी, जिसके अंदर जो मुकदमे लाए जाते थे वो चोरी, डाके व लूट से संबंधित होते थे और इन्हें इस अदालत में रखा जाता था। इसके साथ ही कुवचन, मानहानि, मारपीट आदि के मामले भी इस अदालत में लाए जाते थे और इस प्रकार यहाँ पर निर्णय आदि का कार्य किया जाता था।
मौर्यकालीन प्रशासन में फौजदारी अदालतों को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था, जिसके अंतर्गत 3 प्रदेष्ठी 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय किया करते थे। साथ ही नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र और जनपद न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था, अर्थात नगर से संबंधित जो न्यायाधीश होते थे वो व्यवहारिक महामात्र और जनपद से संबंधित जो न्यायाधीश होते थे वो राजुक न्यायाधीश कहलाए जाते थे। जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट की व्यवस्था है। इसी प्रकार चाणक्य ने ये भी कहा है कि कानून के 4 मुख्य अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। इन चारों अंगों के द्वारा हम कानून से संबंधित निर्णय आदि आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक फैला हुआ था और न्याय की जो व्यवस्था थी वो अत्यधिक कठोर थी और इस कठोरता के कारण ही मौर्यकालीन समाज में प्रशासन में अपराध बहुत ही कम हुआ करते थे। मौर्यकालीन समाज की जानकारी बच्चों हमें मिलती है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका से। इसके साथ ही अशोक के अभिलेख भी हमें मौर्यकाल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देने में सहायक रहे हैं। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है, जिसके अंतर्गत 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है और इन 4 वर्णों को अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना होगा। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अतिरिक्त भी अन्य जातियों का विवरण कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दिया है। ये जातियां थी निषाद, पार्शव, रथकार, छता, वेदहक, सूत, चांडाल आदि। इसी प्रकार मेगास्थनीज ने भी अपनी पुस्तिका इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण किया है और उसे 7 जातियों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत आते हैं दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी और सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। इस प्रकार उसने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में भी वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी और आज के समाज में भी जाति व्यवस्था एक जटिलता के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। लेकिन मेगास्थनीज शायद हमारे आंतरिक रूप से हमारी संस्कृति सभ्यता को नहीं पहचान पाया, लेकिन फिर भी उसके विवरण हमें हमारे इतिहास को जानने के लिए लाभप्रद हैं। इसी प्रकार बच्चों, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अधिक अच्छी अवस्था में हम कह सकते हैं। समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इसके अलावा विवाह के अवसर पर स्त्रियों को जो उपहार मिलते थे वो उनकी स्वयं की संपत्ति हुआ करते थे, जिसे स्त्री धन भी कहा जाता था। समाज वही 3 रूपों में बटा हुआ था: उच्च, मध्यम व निम्न। उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती थी, कहीं कहीं उनमें पर्दा प्रथा का उल्लेख पाया गया है। इसके अलावा स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग आदि की अनुमति भी थी। हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति प्राचीन मौर्य काल में बहुत ही सुदृढ़ और समृद्धशाली रही थी। इस प्रकार बच्चों, हमने जाना कि मौर्यकालीन प्रशासन में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई और इसके मंत्रिमंडल, इसकी न्यायिक व्यवस्था, इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।